नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में अपमानजनक शब्द पर ईस्टर्न स्काई मीडिया की विशेष प्रस्तुति। मत करिए गैर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल। जी हां, पाठ्य पुस्तक में गैर संवैधानिक शब्दों का प्रयोग करना मतलब संविधान का माखोल उड़ाना जैसा है। लेकिन एनसीईआरटी ने यह माखोल बार बार उड़ाया है, खासकर अरुणाचल प्रदेश के मामले में। पहले यह मामला सामने आया था कि महाराष्ट्र की 10वीं कक्षा की भूगोल में अरुणाचल प्रदेश को चीन के मैप में दिखाया गया। इस बार यहाँ के निवासियों को असभ्य कहने का मामला सामने आया है। डाफला और एबोट, ये दो शब्द अरुणाचल प्रदेश के लिए अपमानजनक और असभ्य हैं। एनसीईआरटी के 11वीं कक्षा के भूगोल की पाठ्य पुस्तक में अध्याय 2 के पेज संख्या 14 में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ईस्टर्न स्काई मीडिया की नजर इस किताब पर पड़ी और इन दोनों शब्दों पर। मसलन सरकार को अविलंब इस मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए पाठ्य पुस्तक से दोनों ही गैर संवैधानिक शब्दों को अविलंब हटाने की जरूरत है। Here's a great discovery by our team actually. Recently we have discovered कि class 11 का geography book में and chapter 2 I precisely remember. Chapter 2 में there are still some derogatory words used. I think you know that. That derogatory word that has been amended already in the constitution. So what do you want to say about that? Those NCERT books are still being taught to the students by the teacher of Arunachal Pradesh. तो अभी तो अरुणाचल में फिर भी some of the parents, some of the teachers, they understand, they knew it क्योंकि these are the derogatory word, we cannot use it. But other than Arunachal, those who are reading NCERT books, वो लोग को ये wrong information मिलना है. तो what do you want to say about that? Actually, this that should be not that word should be not used in the syllabus. So that Arunachal is an integral part of India. So why these others people they do not know the Arunachal in geography? They are given every information of the country. So I think that word should not be that include in this derogatory word should be not there in syllabus. In this regard, I think our director of school education and we have a good number of scholars here. They should work untiringly to remove these kind of derogative words and update the things. And NCERT, these people, they should constantly touch with the latest development of the state. And if such derogative words, especially in the name of some tribes, and some even some maps are also. There is a lot of controversy. I think it was happened in somewhere in Maharashtra. So these kind of things has to be updated by the government. It's the responsibility of the government. Neither is the responsibility of the teacher nor is the students. The government, they have the Secretary of Education, Commissioner of Education, and we have also SCRT, State Institute of Education Research and Training. The views of these institutes should also be taken by the CBSE or the publishers of NCERT. आपातकाल 2014। जी हां, यह शब्द सुनने में थोड़ा असहज लग रहा हो, लेकिन आंशिक रूप से कहीं ना कहीं सच भी लगता है। जी हां, बुधवार को देर रात दिल्ली में यूपीएससी में सीसेट का विरोध कर रहे छात्रों पर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई, कहीं न कहीं वह 1975 के आपातकाल की याद दिलाती है। दिल्ली में यूपीएससी के सीसेट के विरोध में प्रदर्शनकारी अहिंसात्मक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने घसीटा मंच से और उनके मंच को भी उखाड़ दिया और कहीं न कहीं यह आपातकाल की बार बार याद दिलाती है। लेकिन लोकतंत्र में आपातकाल का कोई स्थान नहीं है। केंद्र सरकार और मोदी सरकार को यह सोचना और समझना पड़ेगा। मुखर्जी नगर का इलाका है, यहाँ पर फिलहाल धारा 144 लगा दिया गया है और जब बैरिकेड यहाँ पे लगाया गया है और ये यही मुखर्जी नगर है जहाँ पर बत्रा सिनेमा के पास
यूपीएससी में सीसेट का विरोध कर रहे छात्र अनशन कर रहे थे और कल रात जोर जबरदस्ती करके यहाँ की पुलिस ने यहाँ उनके तंबू उखाड़ दिए जहाँ वो अनशन कर रहे थे और उन्हें हिंदू राव हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और रात में छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार भी किया गया, उनकी पिटाई भी की गई है। तो यह शायद उस 1975 में जो आपातकाल था उसकी याद कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ताज़ा हो रही है कि जिस तरह से वहाँ भी एक छात्र आंदोलन हुआ था और वर्तमान इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंका था, तो वर्तमान दिनों में भी जिस तरह से हिंदी भाषी छात्र और भारतीय भाषा को लेकर जिस तरह से यूपीएससी में सीसेट का विरोध कर रहे छात्रों पर जिस तरह की केंद्र सरकार ने बर्बरतापूर्वक रवैया अपनाया है, यह तानाशाही की याद दिलाती है और इस तानाशाही को लोकतंत्रात्मक तरीके से खत्म करने की यहाँ की जनता ने ठाना है और आने वाले दिनों में इस तानाशाही को जरूर खत्म किया जाएगा, इसमें दो राय नहीं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र ज्योति, ईस्टर्न स्काई मीडिया, दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का 5वां और आखिरी दिन आरोप प्रत्यारोप के बाद समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने ईटानगर से एनएचपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफिस को गुवाहाटी शिफ्ट करने के फैसले को रद्द कर दिया। वहीं बीजेपी नेता तामियो तागा ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की विवादित साइट पर सवाल खड़ा किया, जिस पर नाबम तुकी ने कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि साइट का चयन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है, न कि राज्य सरकार ने। इसके साथ ही पेमा खांडू द्वारा पेश किए गए अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बिल को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने इस पर सहमति नहीं जताई। आइए देखते हैं विधानसभा सत्र के आखिरी दिन की कार्रवाई का हिस्सा। My supplementary question to star number 17, star question number 17 is that if the Greenfield Airport at Itanagar has been approved in principle, then in which site? Is it in Bandardua or in Holongi? In principle approval for the site, which we want to know is that in the beginning the government was proposed to have Greenfield Airport at Bandardeba. Then later on, after the visit of technical expert committee from the Ministry of Civil Aviation, Government of India, and also the Airport Authority of India, they finally selected Holongi, a new site, the same district only, in Papumpara district, and 14 new assembly constituencies. The Holongi in Balijan Circle, falls under Balijan Circle, has been selected for the site for Greenfield Airport, and which is in the principle approved by the Ministry Government of India. हम सब बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का, तो इसीलिए बात करता है कि उसमें से हमारा लोगों को, बस्ती का लोगों को या स्टेट का लोगों को कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो लास्ट 2-3 डेज में भी हाइड्रो पावर का बारे में यहाँ सदन में भी बहुत डिस्कशन हुआ है, और गेरुकामुख का जो एनएचपीसी प्रोजेक्ट जो अभी रुक रहा है असम का कारण से, उसमें से डेली 5 करोड़ रुपया लॉस होता है बोल के और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। ऐसे ही मैं सदन को बताना चाहता हूं, अध्यक्ष जी आपका माध्यम से, एनएचपीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज है, उसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने 6 प्रोजेक्ट दिया है अरुणाचल में, और होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ अरुणाचल में उसका हाईएस्ट प्रोजेक्ट है, मणिपुर में 1-2 है। लेकिन एनएचपीसी का ये जो उन लोग का जो बिहेवियर ठीक नहीं है अरुणाचल के लिए। जिस जगह में प्रोजेक्ट बना रहा है उसी जगह का लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। अरुणाचल का गवर्नमेंट का यही कहना है, अगर हाइड्रो पावर डेवलप करेगा तो प्राइवेट कंपनी हो या सेमी गवर्नमेंट कॉरपोरेट हो,
उसमें हमारा लोगों को जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स है, जो इंजीनियर्स है या ब्रोकर्स तो नहीं है, आपका मेडिकल का हो, जो भी हो उसमें एम्प्लॉय होगा। The NHPC has decided to close down their 4 ED offices, Executive Director offices. One each in Dehradun, Chandigarh, Kolkata, and Itanagar. All these offices are being closed down, downsized to liaison office with either a JE or a caretaker to look after their assets. Except Calcutta, the NHPC has projects commission under construction, survey investigation in these locations. आखिरी दिन के विधानसभा में पेमा खांडू द्वारा मूव किए गए अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बिल को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि इसके खिलाफ मैक्सिमम विपक्ष के नेताओं ने आवाज़ उठाई थी, ये कहकर कि इसके वजह से पंचायत तथा म्यूनिसिपल का पावर एंड फंक्शन में कन्फ्यूजन होगा। तो फिलहाल के लिए स्पीकर नाबम रिबिया ने इसके लिए एक सिलेक्ट कमेटी बनाई है, जिसका नेतृत्व खुद पेमा खांडू करेंगे तथा इसका मेंबर्स पुंजीमारा, निक कामेन, कार्या बागान तथा अन्य लेजिस्लेटर्स होंगे। वहीं दूसरी ओर प्रश्नकाल के दौरान ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, पावर, हाइड्रो पावर पर भी बहुत सारी बहस हुई। मैं कैमरा पर्सन हितेश के साथ कारपुचिसी रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। आइए खबर और दिल्ली से लेते हैं। IETE के प्रदर्शनकारी लगातार छठे दिन भी अपना अनशन जारी रखे हैं। मोदी सरकार से उन्होंने अनुरोध किया कि इस मामले में अविलंब उनकी मांग सुनी जाए और मोदी सरकार इसमें दखल अंदाजी दे। वहीं स्मृति ईरानी पर भी प्रदर्शनकारी ने किसी भी तरह से इसमें रुचि दिखाने से उनको इनकार करने का भी रुख, जो रवैया था स्मृति ईरानी का, उस पर भी हैरानगी जताई। आइए देखते हैं IETE के प्रदर्शनकारी ने क्या कहा। आज आपका छठा दिन है, तो आपके अनशनकारी भूख हड़ताल पे हैं, छठा दिन है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी और क्या स्ट्रेटजी? देखिए, अभी हम लोगों ने सभी के पास में जो है मैसेज भेज रहे हैं हम हमारा, ठीक है, सारे MP MLA के पास में भी हम जो है इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, बट हमारी सरकार कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। कल हमें MHRD में भी मिल के आए हैं, वहाँ के डायरेक्टर और सेक्रेटरी दोनों लोगों से मिल के आए हैं, बट उनकी तरफ से भी कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला है ऐसा कि जिससे कि हम अनशन तोड़ दें, ठीक है। जब तक हमें किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं मिलेगा, हम अभी तक शांतिपूर्ण अनशन कर रहे थे, बट जब तक हमें किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे पास में यहाँ से हटने का कोई रीज़न बचा ही नहीं है। हमारी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, और जितने भी हम इंजीनियरिंग छात्र हैं, हमारी लाइफ पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने जो है ब्लॉक कर दिया, आगे के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हमें जॉब देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि सरकार जो है एक वर्ग को सिर्फ लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है? आपका 1953 में ये जो IETE की स्थापना हुई थी, वो आपको जो गरीबों के लिए है, ऐसा कह रहे हैं, आपके प्रोस्पेक्टस में भी है कि कम पैसा देकर ये लोग टेक्निकल ये ले सकते हैं एजुकेशन। वहीं पे एक तरफ जो बड़े बड़े पूंजीवादियों का जो कॉलेज है उसको सपोर्ट मिल रहा है, और जो गरीबों का इंस्टीट्यूशन है उसको आप बंद कर रहे हैं। इस पर आप क्या करें? यही बात, इसी वजह से जो है सरकार ने हमारी एप्लीकेशन वापस ली है, और कोई रीज़न नहीं देती है। एक तरफ तो हमारी सरकार बोलती है कि गरीबों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, और एक तरफ सरकार गरीबों की एजुकेशन के रास्ते ही बंद करती जा रही है। आप बताइए, जहाँ पे 1 लाख प्राइवेट कॉलेज फ़ी लेते हैं और इतनी सारी जो है फ्रॉड यूनिवर्सिटीज़ चल रही है, उनकी एप्लीकेशन रद्द नहीं की गई है। हमारी संस्था जहाँ से केवल 5% या 10% का रिजल्ट जाता है, ठीक है, उन संस्थाओं का जो है एफिलिएशन रद्द कर रही है गवर्नमेंट, तो कैसे गरीब छात्र पढ़ पाएगा? हम में से कितने ऐसे छात्र हैं जो कि BA में या फिर जो मतलब BA भी नहीं कर सकते थे ढंग से, वो लोग यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अच्छी जगह पे अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं आज। और हम में से काफ़ी अच्छे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने गेट के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, और भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई। हमारे जो हमारा 2010 का टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, यूपी गवर्नमेंट में उसकी जॉब लग गई, उसको जॉब से निकाल दिया गया। ऐसा क्या मतलब मोदी सरकार, मोदी जी खुद चुनाव से पहले कह रहे थे कि हम युवाओं के अच्छे दिन लाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो सरकार की वर्तमान स्थिति है और उनका जो इरादा है, ऐसे में लग रहा है आपको कि अच्छा दिन आ पाएगा आप लोग?
हम लोगों को बिल्कुल लग रहा था गवर्नमेंट आने से पहले, हमने इसीलिए वेट किया मोदी जी का। हमें कांग्रेस से उम्मीद हम बिल्कुल खो चुके थे। हमने वेट किया कि मोदी जी आएंगे और शायद हमारे अच्छे दिन आएंगे। हमने उसके बाद में स्मृति ईरानी मैडम से मिले, उन्होंने साफ क्लियर मना कर दिया और जैसा हमने लोगों से सुना था उनके बारे में, सेम उसी तरीके से उन्होंने शो कर दिया कि जैसा लोग उनके बारे में कह रहे थे। ठीक है, और जो है हमारे उसी के बाद हम लोग जो है यहाँ अनशन पर आए। जब हमारे सारे रास्ते बंद हो गए, बीजेपी गवर्नमेंट से भी हमें लग गया कि अब हमें शायद वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, तभी लास्ट में हम यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। और अब जब तक अनशन ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक कि वो हमें यहाँ पर आकर हमसे कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक हम अनशन नहीं ख़त्म करेंगे। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के आखिरी दिन एक अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। पीपीआई के सदस्य वांगलाम साबिन ने राज्य में ड्रग्स से बढ़ते खतरे और बढ़ते ड्रग्स एडिक्ट को लेकर सवाल खड़ा किया, जिस पर राज्य के गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग ने आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य में ड्रग्स के खतरे से निपटने के लिए हर पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसलिए एनजीओ और पंचायतों को भी लोगों को ड्रग्स से होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि विधानसभा में क्या कुछ कहा तांगा ब्यालिंग ने। Engage in cultivating this opium. 2012 में 32 आदमी पकड़ा है, 2013 में 77 आदमी पकड़ा है, 2014 आपको जून तक 31 आदमी पकड़ा है। ये है ड्राफ्ट है। 2012 में 10 आदमी, 2013 में 8 आदमी, 2014 अप टू जून तक 2 आदमी, चावल से 2012 में 17 आदमी, 2013 में 32 आदमी, 2014 अप टू जून तक 13 आदमी पकड़ा गया है। खबर लेते हैं सिक्किम से। सिक्किम के राज्यपाल श्रीनिवास पाटिल ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। सिक्किम के राज्यपाल ने बुधवार को प्रधानमंत्री के ऑफिस में उनसे मुलाकात की थी। मुलाकात में कनेक्टिविटी, हाइड्रो पावर और रोजगार के अवसरों पर चर्चा की गई। श्रीनिवास पाटिल ने सिक्किम में टूरिस्ट व्यवस्था को बदहाल बताते हुए राज्य में रेलवे कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से समर्थन का अनुरोध भी किया। किसान से जुड़े एक मुद्दे को लेते हैं। एक खबर बुंदेलखंड किसान यूनियन का। बुंदेलखंड किसान यूनियन ने गुरुवार को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए और उम्मीद की कि आने वाले दिनों में उनके अच्छे दिन आएंगे। आइए देखते हैं बुंदेलखंड किसान यूनियन का प्रदर्शनकारी का एक हिस्सा। बुंदेलखंड के किसानों की मांगें। हमारी पहली मांग है कि बुंदेलखंड के किसानों का संपूर्ण कृषि ऋण माफ किया जाए। दूसरी मांग है हमारी कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। किसानों को बिजली मुफ्त दी जाए, पानी मुफ्त दिया जाए सिंचाई के लिए। किसानों का अभी ओलावृष्टि वगैरह हुई, अतिवृष्टि हुई तो पूरी फसल नष्ट हो गई बुंदेलखंड में, उसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया, वो दिया जाए। 10,000 रुपए बीघे दिया जाए। आज के समाचार अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।